सो कल हम डिस्कस कर रहे थे, हमारी थियरी आधी थी। ओके, कल हम डिस्कस कर रहे थे कैसे चेंज होगी कंडक्टिविटी। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी तो हमने देख लिया, लेकिन कंडक्टिविटी एंड दी मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज होगी, ये थियरी हम देख रहे थे। ओके, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद दी कॉन्सेंट्रेशन, याद है ना? ओके, तो अच्छे से हमने डिस्कस किया था। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, हमने जितना हो उतना सिंपल बनाने की ट्राई की थी। और एक बार चलो आज भी रिवाइज कर लेते हैं तो तुम्हें पता चल जाए, मतलब पक्का थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, क्या कर क्या रहे हैं हम डायरेक्टली सबसे पहले हमें पता है कि सेल कांस्टेंट क्या है। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? सेल कांस्टेंट का यस एल बाई ए, दैट इज आर के। एल बाई ए को ही सेल कांस्टेंट बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू आर के। सो हमारा आर के था हमारा सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट को किससे डिनोट करते थे? वेरी गुड, जी स्टार से डिनोट करते थे हम सेल कांस्टेंट को। ओके, आर के इज इक्वल्स टू जी स्टार इज इक्वल्स टू एल बाई ए, यही था हमारा सेल कांस्टेंट। ओके, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू आर के एंड दैट इज इक्वल्स टू एल बाई ए। ये कहां से आया था? तो ये भी हमें पता ही था कहां से आया था, से हमारे पास था R इज इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाई A। देयरफॉर ये जो रो है दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई K, तो हमारे पास था R इज इक्वल्स टू L K A। काल ऐसा उल्टा था ना, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 बाई R इज इक्वल्स टू हो जाएगा काल। डन? ओके, सो आर के हमने लिया था, देखो आर इंटू के, तो आर यहाँ जाएगा तो एल इधर जाएगा, तो एल और ए नीचे आएगा, सो एल बाई ए इज इक्वल्स टू आर, ऐसे ही लाए थे हम। डन? तो ये तो हमें सेल कांस्टेंट पता था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये सब तो हमने डिस्कस किया हुआ ही था। ओके, अभी आर के इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एल बाई ए, ये हमें पता है। और हमने निकाला हुआ था क्या कि अगर से आर के इज इक्वल्स टू L बाई ए है, आर के इज इक्वल्स टू क्या है? L बाई ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम R को यहां ले जाओ तो K क्या हो जाएगा? K इज इक्वल्स टू L अपॉन आर ए, ऐसा ही होगा। K इज इक्वल्स टू L अपॉन आर ए, के R इधर आ गया तो नीचे R है, ऊपर L था ही, और K इज इक्वल्स टू ये है। 1 बाई आर क्या है? कंडक्टेंस G, तो 1 बाई आर को हम G के फॉर्म में लिख दें, तो ये हो गया हमारा G, और यहाँ पर L अपॉन A, ये तो है ही। अभी G को एक साइड रखेंगे तो G का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, दैट इज वही फॉर्मूला बन गया, G इज इक्वल्स टू व्हाट? तो G इज इक्वल्स टू K A डिवाइडेड बाई L, वही आ गया काल। डन? ये हमने डिस्कस किया था। और इसमें हमने क्या बोला था कि इफ वी आर टेकिंग लेंथ बिटवीन दोस टू इलेक्ट्रोड्स is unity and area also we are taking as unity, then our conductance is the conductivity। अगर LB यूनिटी है और AB यूनिटी है तो हमारा कंडक्टेंस ही क्या था? कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ही क्या था? K इज कंडक्टिविटी, तो कंडक्टेंस ही हमें मिल रहा था कंडक्टिविटी। कब? जब हम L एंड A यूनिटी लेंगे तब। ये हमने डिस्कस किया था। ओके, इसके बाद क्या? तो इसके बाद हमने आगे डिस्कस किया था कि जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं वो, तो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं उसमें मैंने तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि सपोज हमारे पास ऐसा से 1 ml, ओके, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है कंडक्टिविटी सेल से, जिससे कि हमें कंडक्टिविटी पता चल जाएगी। डन? ओके, और यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन लिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, वो कितना लिया हुआ है? 1 ml। कितना लिया हुआ है? 1 ml। सो 1 ml सॉल्यूशन लिया हमने, लेंथ भी यूनिटी ले ली, एरिया भी यूनिटी ले लिया, और वॉल्यूम भी यूनिटी ही ले लिया बोलेंगे क्योंकि 1 ml लिया हुआ है, तो वॉल्यूम भी यूनिटी लिया। ये अगर हमने लिया
तो हमने डिस्कस किया था कि अगर ऐसी कंडीशन है, ओके, 1 ml सॉल्यूशन है, एरिया है, लेंथ है, ऐसी कंडीशन है, यहाँ पर हमें कोई कंडक्टिविटी मिलेगी, मतलब कंडक्टिविटी जो मिलेगी वही हमारा कंडक्टेंस है। हमें जो यहाँ पर कंडक्टिविटी मिलेगी और ये यूनिटी ले लिया तो वो कंडक्टिविटी ही कंडक्टेंस है, करेक्ट ना? ओके, सो उस केस में हमें G इज इक्वल्स टू K मिलेगा जब सब कुछ यूनिटी ले लिया तो। फिर हमने बताया था, डिस्कस किया था क्या, कि अब हम यहाँ पर इनफाइनाइट डिसोल्यूशन कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। मान लो कि यहाँ पर ये जो 1 ml सॉल्यूशन है पूरा का पूरा, उसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो हम और वाटर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले ऐसा समझो कि ये जो 1 ml सॉल्यूशन था वो 1 ml में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, हमने KCl का बुक में एग्जांपल है तो KCl ले लो, सो हमने KCl लिया हुआ था या NaCl, व्हाटएवर यू टेक, तो एक ही मॉलिक्यूल लिया हुआ हो तो यहाँ पर क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ से KCl, तो वो टूट के क्या हो जाएगा, K प्लस एंड Cl माइनस। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल लिया हुआ होता है ये 1 ml में तो ये 2 आयंस बनते, और ये 2 ही आयंस रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी के लिए और करंट के लिए, ये तो हमें पता ही है। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी किसके रिस्पेक्ट में मिलती है, कब, इलेक्ट्रोलाइट जब है, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर कौन है, आयंस। जब भी सॉल्यूशन हो, लिक्विड हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, उसमें चार्ज कैरियर कौन है, आयंस। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस उतना ज्यादा करंट, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस उतना ज्यादा करंट, मतलब उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, उतना ज्यादा कंडक्टेंस, उतनी कम रेजिस्टिविटी, उतना कम रेजिस्टेंस। किसी भी तरह से गोल गोल घुमाओ, लेकिन हमें कंसेप्ट तो पता ही है। डन। सो कहने का मीनिंग है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। अगर ये कंडीशन थी, 1 ml सॉल्यूशन था, अब मैंने इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड कर दिया, मतलब डाइल्यूशन कर दिया, तो डाइल्यूशन करेंगे, यहाँ पे डाइल्यूशन कर दिया, अब 1 ml नहीं है, मान लो मैंने 10 ml और डाल दिया या 1 ml और डाला, चलो 1 ml में कितने पार्टिकल्स थे, कितने आयंस थे, 2 आयंस, 2 थे, और मैंने 1 ml और डाल दिया, तो अब 2 ml में 2 आयंस है, 2 ml में 2 आयंस है, सो 1 ml में 2 आयंस थे, अब 2 ml में 2 आयंस है, तो पर कंडक्टेंस की डेफिनेशन में ही हमने बोला था कि पर मीटर क्यूब की बात चल रही थी, यहाँ तो पर यूनिट वॉल्यूम की बात चल रही थी, तो वहां पर 1 ml में 2 आयंस थे, अब पानी डालने के बाद 2 ml में 2 आयंस है, तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़े या कम हुए? पहले क्या था, पहले ये जो केस लिखा हुआ है उसमें क्या था, 1 ml में 2 आयंस थे, अभी हमने पानी डाल दिया तो 2 ml में 2 आयंस हो गए। ओके, सो पर यूनिट वॉल्यूम, अभी सेकंड कंडीशन के बाद पर यूनिट वॉल्यूम आयंस के नंबर बढ़े या कम हुए? कम हुए, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा ना, वॉल्यूम बढ़ गया, आयंस तो उतने के उतने ही रहे। पहले 1 ml में 2 थे, अभी 2 ml में 2 है, तो 1 ml में तो एक ही हुआ, फिर पहले 1 ml में 2 थे, लेकिन अभी तो 1 ml में एक ही हुआ, क्योंकि दूसरा एक दूसरे ml में है। पर यूनिट वॉल्यूम क्या निकाले तो पक्का, तो पर यूनिट वॉल्यूम हमारे क्या हो गए, पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर कितने थे, 2, और पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर कितने हो गए, 1। मतलब हुआ क्या, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस बढ़े या कम हुए? कम हुए ना। डन। और नंबर ऑफ आयंस कम हुए मतलब करंट क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, दैट्स व्हाई करंट भी क्या होगा, कम होगा। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस G भी क्या होगा, कम होगा। कंडक्टिविटी K भी क्या होगी, कम होगी। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस R बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी रो भी बढ़ेगी। ये सब कुछ ही हम बोल देंगे। डन, पक्का। तो ये बात हो गई कंडक्टिविटी। अब हमारा टॉपिक का नाम क्या है, वेरिएशन ऑफ द कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी विद द कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमने कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है वो तो बोल दिया कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ। ये कॉन्सेंट्रेशन, हम पानी डाल रहे हैं मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं, और डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी हमने तो बढ़ाया ना, कम कहाँ किया हमने, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या, अच्छा सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या किया, कम किया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है। आराम से, फास्ट में नहीं जा रहे, फास्ट में जा रहे गलती हो जाएगी। ओके, हमने क्या किया, हमने पानी डाला, पानी डाला मतलब डाइल्यूट किया,
डाइल्यूट किया मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया या कम किया? अरे बोल तो रहे डाइल्यूट किया मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम किया। कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए तो कंडक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। मतलब कि कंडक्टिविटी कम हो गई तो करंट भी कम हो गया, वो सब हमने लिख दिया। दैट मीन्स कि कॉन्सेंट्रेशन कम करने से कंडक्टिविटी भी कम हुई। ये मिल गया रिलेशन। तो ये हमारा पक्का एक रिलेशन मिल गया। कौन सा रिलेशन? कि अगर कंडक्टिविटी नहीं, कॉन्सेंट्रेशन, ओके, कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। ये हमारा रिलेशन हमें मिल गया। यहां तक डन? यहां तक डन। अभी नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी, चलो उस पे जाते हैं। ओके चलो मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी कौन से कलर में अच्छा लगेगा? यही कलर में अच्छा लगेगा। ओके सो मोलर कंडक्टिविटी। अभी मोलर कंडक्टिविटी याद करो, क्या थी मोलर कंडक्टिविटी? K/C था फॉर्मूला। अच्छा तो मतलब कंडक्टिविटी ही मोलर कंडक्टिविटी, बट पर मोल, मोलर मतलब मोल पर लीटर लेते थे। तो भाई ये कॉन्सेंट्रेशन डन। यूनिट भी लिख लेते हैं। तो ये C अपना क्या है? मोल पर लीटर, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी है तो 1 मोलर होगा। मतलब हमने क्या किया? सेम डिटो। कहां गया? ये यही है। इसको ड्रॉ करता हूं, लो ये हमारा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया और यहां पर क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन है। 1 लीटर मोलर मतलब क्या? मोल्स पर लीटर, मतलब अंदर कितने मोल्स हैं? 1 मोल है। 1 मोल ऑफ से, जैसे यहाँ पे 1 KCl था ना, तो वैसे यहाँ पे 1 मोल KCl है। कितने? 1 मोल KCl। अच्छा 1 मोल KCl है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स थे वैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड्स है, और जैसे यहाँ पर इनको फाइंड करने के लिए हमें कंडक्टेंस मिलेगा तो वैसे यहाँ पर भी कंडक्टेंस मिलेगा। तो ये सिर्फ वॉल्यूम बढ़ गया और कुछ नहीं, वॉल्यूम बढ़ गया। डन। क्यों वॉल्यूम बढ़ गया? क्योंकि अभी हमें मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, लीटर में चाहिए, ml में नहीं चाहिए। ये छोटा सा 1 ml था। ओके तो अब ये बड़ा केस है, ये छोटा केस था, ये बड़ा केस है वही केस। डन। अब यहाँ पे अगर हम यूनिट कन्वर्जन करें जो हमने किया हुई था तो वो करें तो क्या होगा? देखो C का यूनिट हमने क्या लिया? मोल पर लीटर। अच्छा तो ये हो जाएगा K/मोल पर लीटर। ये लीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा? K लीटर पर मोल, ऐसा ही आएगा। लेकिन हम तो कब से ml में बात कर रहे थे? हम तो कब बात कर रहे थे? ml में बात कर रहे थे। तो अगर ये लीटर को ml में बोले तो क्या होगा? लीटर को अगर ml में बोले तो क्या होगा? तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। ओके तो यहां पर क्या आएगा? 1000 K ml पर मोल, ऐसा आएगा। डन। और अगर ml में भी ना बोलना हो तो, ml में भी अगर ना बोलना हो, से सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में बोलना हो, तो भी हमें यूनिट कन्वर्जन पता है। क्या है? 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। यही है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। हमने तो 1 लीटर ही लिया हुआ है, तो 10⁻³ मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10 प्लस या माइनस +6। यस सो 10⁻³ तो था ही, इंटू 10⁻+6, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। दैट मीन्स ये हो गया क्या? 10⁻³ सेंटीमीटर का क्यूब। डन। ओके यही चीज अगर मुझे वहां लिखनी हो तो मैं यहाँ पे, और लिखनी हो तो लिखो, अदरवाइज ना लिखनी हो तो नहीं। ये ml अभी मैं नहीं लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा? सेंटीमीटर क्यूब लिखूंगा। डन। पक्का। यहाँ पर मैं ml अगर डिफरेंट यूनिट्स में लिखना हो तो की बात है, लिख देते हैं, अभी मेहनत की है तो। ओके तो ये 10⁻³ था और ये दूसरा 10⁻³ मतलब 10⁻6 K सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल, ऐसा ही होगा। डन। तो यहां से हमें क्या मिल रही थी? यहां से हमें कंडक्टेंस G मिल रहा था, विच इज काल। ओके यहां से हमें कंडक्टेंस मिला। हम ढूंढ क्या रहे हैं? कंडक्टिविटी। तो यहां पर तो कंडक्टिविटी ही क्या था? कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी K ही क्या था? कंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि दोनों यूनिट लेंगे तो एरिया भी यूनिट लेंगे और लेंथ भी यूनिट लेंगे, तो कंडक्टिविटी, अरे भाई, तो कंडक्टिविटी ही क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस। डन।
ओके, सो अगर ये भी यूनिटी है, ये भी यूनिटी है, तो कंडक्टिविटी ही क्या था? कंडक्टेंस। और वो फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, तो हम सेम फॉर्मूला यहाँ K इज इक्वल टू ये था, अभी हम मोलर, अभी हमारी कंडक्टिविटी थोड़ी है, अभी तो हमारी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए लिखे, सो से मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू, तो उसके लिए भी अगर हम काल लिखे, ओके, ये जो हमने यहाँ काल लिखा उसके लिए भी अगर हम ऐसा लिखे काल, और ये काल को हम कंपेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर तो कंडक्टिविटी ही जी है और यहाँ पर हम K के लिए लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ K नहीं है, यहाँ पर तो मोलर कंडक्टिविटी है। पक्का? ओके, सो ये इसको कंपेयर करें किसके साथ? सपोज ये फॉर्मूला के साथ कंपेयर करते हैं, सपोज इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो ये क्या है? देखो यहाँ पर K है, 1000 तो है एक्स्ट्रा, यहाँ पर K है, यहाँ पर भी K है। अच्छा, नीचे क्या है? मोल, और यहाँ पर क्या है? ml। ml का ml लिखो, ये ml एक्चुअली है क्या? वॉल्यूम। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम V। डन। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो K है, K है, ओके, 1000 को कन्वर्ट किया इसलिए आया, अदरवाइज K है, K है, नीचे L है, यहाँ पर क्या है? मोल। मतलब कि यहाँ पर हमने पर्टिकुलरली लेंथ ली हुई थी, यूनिट लेंथ, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला? 1 मोल। 1 मोल मतलब क्या? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर जितने। ओके, क्या 1 कहां से? 0.6.022 into 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे KCl के। अभी वो टूटेंगे, उबे टूटेंगे तो K प्लस भी मिलेंगे इतने, और Cl माइनस भी मिलेंगे इतने। लो, मतलब 36 into 10⁻46 आयंस हो गए। 6 into 6 36, 10⁻23, 10⁻23, 10⁻46 इतने आयंस हो गए। कब? इतना बड़ा लोगे तब। तो वैसे आयंस के रिस्पेक्ट में गिने तो कंडक्टिविटी क्या हो गई? आयंस बढ़ गए तो कंडक्टिविटी बढ़ गई। आयंस बढ़ गए तो कंडक्टिविटी बढ़ गई, लेकिन यहां पर कंडक्टिविटी हम कौन सी फाइंड कर रहे हैं? मोलर कंडक्टिविटी, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है और ये कंडक्टिविटी कम होती है। ये तो एक रीजन हुआ। डन। अभी फॉर्मूला से भी हम वही लेके आते हैं, तो यहां पर देखो K है, यहाँ पर भी K है, तो ये लेंथ और मोल को हमने कंपेयर कर लिया। यहाँ पर एक यूनिट लेंथ थी, यहाँ पर 1 मोल की बात चल रही है, और यहाँ पर A है और यहाँ पर V है, इसीलिए बुक में सेंटेंस लिखा हुआ था हियर वी कैन टेक A इज इक्वल्स टू V। ऐसे कंपेयर किया था ना, तो इसलिए बुक में लिखा हुआ था क्या? कि हम यहाँ पर A इज इक्वल्स टू V ले सकते हैं। डन? पक्का? श्योर? तो बस यही था। तो कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में क्या? तो कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो कंडक्टिविटी, कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो कंडक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो कंडक्टिविटी तो कम हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो कंडक्टिविटी तो कम हो रही है, लेकिन जो ये एरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये कहां से पता? प्रैक्टिकली पता चला। प्रैक्टिकली पता चला, ये हमारा है 1 मोलर के लिए ये है। अब इसमें भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे, मतलब इतना खतरनाक वाला पानी डालते ही गए, मतलब पानी डाल रहे हैं, सॉल्वेंट डाल रहे हैं, मतलब हम कर क्या रहे हैं? हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं। तो हम जो कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं उस केस में क्या हो रहा है कि वॉल्यूम और एरिया वो तो बढ़ रहा है। A इज इक्वल टू V, तो A बोलना हो तो A बोलो या V बोलना हो तो V बोलो। एक्चुअली V मतलब वॉल्यूम ही आ गया ना हमारा। सो ml बढ़ रहा है या लीटर बढ़ रहा है, तो हम कर क्या रहे हैं? लीटर बढ़ा रहे हैं। ओके, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं। सो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, एट द सेम टाइम कंडक्टिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। और प्रैक्टिकली ये पता चला कि कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, हम यहां लिख देते हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ इसलिए कंडक्टिविटी भी कम हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली पता चला कि ये कंडक्टिविटी जो कम हो रही है, प्रैक्टिकली हमें पता चला कि ये कंडक्टिविटी जो कम हो रही है और ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ और कम नहीं हो रहे हैं। ये थोड़ा जब कम हो रहा है, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये प्रैक्टिकली पता चला। मतलब ये फॉर्मूला में कॉन्सेंट्रेशन कम होने से कंडक्टिविटी तो कम हो रही है, लेकिन ये एरिया और से वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या आ गई? ज्यादा। डन। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारी मोलर कंडक्टिविटी क्या आ गई? ज्यादा आ गई। तो ये है हमारा सेकेंड कंक्लूजन। तो हमने यहां से तो समझ लिया
कि कंसेप्ट वाइज तो हमने समझ लिया कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। क्यों नंबर ऑफ आयंस बढ़े? क्योंकि देखो ना वॉल्यूम ही बढ़ गया ना तुम्हारा। 1 मोल कितने सारे, इतने हमने अभी गिना ना 36 × 10⁻46, इतने ज्यादा आयंस बन जाएंगे जब मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे। इतने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस, तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा। वो तो समझने के लिए, फॉर्मूला के ऊपर से भी हमने समझ लिया कि प्रैक्टिकली ऐसा हो क्यों रहा है। डन, ओके। तो कहने का मीनिंग है कॉन्सेंट्रेशन कम, कंडक्टिविटी कम, कॉन्सेंट्रेशन कम, कंडक्टिविटी कम, लेकिन प्रैक्टिकली वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है। डन। और फिर सोचा साइंटिस्ट ने कि यार एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी भी कम होनी चाहिए जैसा हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे थियरी के स्टार्टिंग में, जब हमने पढ़ा नहीं था तब फिर ऐसा अनुमान लगाया गया, ऐसा प्रिडिक्ट किया गया कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं, तो पहले ये जो आयंस है हमारे इलेक्ट्रोलाइट के, उनके बीच में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स होता है, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब K+ और Cl- Na+Cl में तो स्ट्रांग है, इसलिए ये लोग टूटते नहीं है। लेकिन जब हम ज्यादा डाइल्यूशन करते हैं, मतलब ज्यादा पानी डालते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं, तब उनके बीच का ये फोर्स वीक हो जाता है और ये लोग टूट जाते हैं। और अगर टूट गए तो नंबर ऑफ आयंस बने, और आयंस बने इसलिए कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई। पक्का समझ में आ गया? श्योर? ओके, आगे बढ़े ना? ओके, चलो। अभी भी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया? ओके, बाद में देखना हो तो ये देख लेना, और लिखना हो तो लिख लिया होगा थोड़ा बहुत। डन, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये जो वेरिएशन हम बोल रहे थे, वेरिएशन हम समझ गए, कंसेप्ट वाइज भी समझ गए, फॉर्मूला वाइज भी समझ गए। कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, कंडक्टिविटी कम होगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ दैट्स इट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में हमें क्या देखा? आगे बढ़ने में ये देखा कि हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। अभी तो सिर्फ हमने एक इलेक्ट्रोलाइट की बात की कि भाई जैसे ही हमने डाइल्यूशन किया तो वो लोग आयंस में कन्वर्ट हो गए और कंडक्टिविटी बढ़ गई, दैट इज करेक्ट। लेकिन क्या सभी में ऐसा होगा? अरे नहीं, इलेक्ट्रोलाइट भी डिफरेंट होते हैं। कई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कई वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो उनके लिए डिफरेंटली बिहेव होगा सब कुछ। तो कैसे होगा? ये ग्राफ हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर से एक थोड़ा बहुत डिस्कस कर ले, फिजिक्स में भी थोड़ा डिस्कस कर लिया था हमने। तो यहां से हमने क्या देखा? सपोज ये KCl क्या है? स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। मतलब सपोज तुमने 10 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हो, तो 10 K+ और 10 Cl- बन गए, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन एसिटिक एसिड है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो तुमने 10 मॉलिक्यूल्स लिए, तो उसमें से 1 मॉलिक्यूल बना CH3COO- दैट इज एसीटेट आयन, और दूसरा 1 बना H+, और बाकी 9 बैठे के बैठे उधर ही रह गए, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो यहां से हमें पता चला, क्या पता चला? कि ग्राफ हमने ड्रॉ किया। किसका ग्राफ ड्रॉ किया? मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी, हिमांशु अभी हमने रिवाइज किया, समझ में आया? सो मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम डिक्रीज करें, कॉन्सेंट्रेशन हम डिक्रीज करें, तो मतलब देखो यहां से कॉन्सेंट्रेशन, सपोज यहां से ले लो, इसके बारे में KCl के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन हम डिक्रीज करना है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन हम डिक्रीज कर रहे हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी तो डिक्रीज होगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अभी हमने पढ़ लिया, तो देखो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज। पहले ये वैल्यू थी, अभी ये वैल्यू आ रही है। कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ये हमें पता चल गया। अब एक्चुअली ग्राफ है हमारा यहां तक, मतलब कि अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दे, तो मतलब बहुत ज्यादा पानी डाल दे, तो अरे कितना भी ज्यादा पानी डाल दो, लेकिन कभी ऐसा होगा कि अंदर से सॉल्यूट गायब हो जाएगा? अरे गायब थोड़ी हो गया, एक बार जो डाल दिया वो तो डाल दिया। हाँ, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा कि भाई जैसे पूरे समंदर में मैंने 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता समंदर को, दैट इज करेक्ट। लेकिन वो तो समंदर में चला गया, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मैंने कुछ डाला ही नहीं, करेक्ट। वैसे ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे, फिर भी सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट रह जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा। लेकिन अगर हम उसको कनेक्ट करें ग्राफिकली, प्रैक्टिकली नहीं, ग्राफिकली अगर उसकी वैल्यू निकाले, तो यहां से अगर इसको एक्सटेंड करें, तो हमें यहां पर मिलता है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। यहां पर से हमें क्या मिलता है? लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी।
डन। ये क्या है हमारा कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी तो थी, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या, मतलब उससे ज्यादा कंडक्टिविटी तुम्हें नहीं मिलेगी। उस नहीं तो फिर लोग क्या करते हैं, ए पानी डालते जाओ कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे थोड़ी बढ़ती जाएगी, तुम कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, मतलब पानी डालते जा रहे हो, कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। और तुम्हें तो अच्छा लग रहा है कि मुझे तो मोलर कंडक्टिविटी अच्छी ही मिल रही है, लेकिन अभी तो मैं पानी डालते ही जाऊंगा, तो क्या फिर हमेशा के लिए तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी? नहीं, उसकी एक लिमिट होगी, उसके बाद तुम पानी डालो या पानी निकालो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम कंडक्टिविटी जो रीच होनी थी वो हो गई। वो है, नाम से ही पता चल रहा है, लिमिटिंग। लिमिटिंग मतलब लिमिट कर दिया, उससे आगे नहीं, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब अब उससे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी हमें मिलेगी नहीं। तो वो कैसे मिलेगी, तो यहां से हम ग्राफ को एक्सटेंड करेंगे, वो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा हमारी वाई एक्सिस पे, दैट विल गिव यू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डन। ओके, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसमें भी ऐसा हो रहा है कि कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके जैसा लीनियर नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं और फिर मोलर कंडक्टिविटी तो बहुत खतरनाक बढ़ गई, बहुत खतरनाक, अरे कंसंट्रेशन कम किया, इतनी खतरनाक मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई। और ग्राफ से तो देखने को मिल रहा है कि ये तो कभी रीच ही नहीं होगा, क्योंकि यहां से तो एक्सटेंड करके तुम्हें ये पॉइंट मिल गया, यहां कहां एक्सटेंड करोगे तुम, वो बोर्ड के बाहर चला गया, लेकिन मिलेगी नहीं, वाई एक्सिस को वो कट करेगी नहीं। समझ में आ गया? तो सर इसका मीनिंग ये है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिलेगा। एक्चुअल में देखा जाए ग्राफ वाइज तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन ढूंढा किसने, एक साइंटिस्ट ने, वो साइंटिस्ट का नाम है कोलरॉश। ओके, तो उसने एक लॉ दिया, वो लॉ के अकॉर्डिंगली हम ढूंढ सकते हैं, ग्राफिकली तो नहीं पता चलेगा, दिखाई दे रहा है, इसको तुम कितना भी एक्सटेंड करो वाई एक्सिस को कट करेगी नहीं। तो फिर इसका मीनिंग तो ये हुआ ना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें तुम पानी डालते जाओ, कंसंट्रेशन कम करते जाओ, तो उसके आयंस बढ़ते जाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, उसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग के लिए लिमिट है और वीक के लिए कोई लिमिट नहीं है, ऐसा है नहीं, वीक के लिए भी लिमिट है। ग्राफिकली तो देखने को नहीं मिल रहा है कि वीक के लिए लिमिट कहाँ है, हाँ ग्राफिकली नहीं मिल रहा, लेकिन कोलरॉश ने मैथमेटिकली उसको प्रूव किया, मैथमेटिकली इन द सेंस एनालिटिकली, लिख कर स्टेप बाय स्टेप उसने बताया कि अच्छा तुम्हें ढूंढनी हो तो ढूंढ सकते हैं। तो वो अभी हम देखेंगे कैसे। यहां तक का समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो ये हमने ग्राफ डिस्कस किया और उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात की थी। ओके, और ये भी हमने डिस्कस किया, और ये कैसे आया वो भी डिस्कस किया था। ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस पर मोलर कंडक्टिविटी है तो y एक्सिस पर मोलर कंडक्टिविटी, देन c मतलब y एक्सिस पर जहां इंटरसेक्ट करे वो वाला, तो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, तो c की जगह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देन x एक्सिस पर जो हो वो लिख दो, तो x एक्सिस पर है c⁻1/2 और से स्क्वायर रूट ऑफ c, तो हमने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ c मतलब कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट। देन स्लोप mx प्लस c है ना, तो स्लोप m मतलब स्लोप, और स्लोप यहाँ देखो, अगर हमारी लाइन, अभी हमने फिजिक्स में भी डिस्कस किया, हमारी लाइन ऐसी होती तो स्लोप पॉजिटिव होता, लेकिन हमारी लाइन तो वैसी है तो स्लोप नेगेटिव, वो नेगेटिव वैल्यू क्या है -a, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया, कल हमने डिस्कस किया था सर वही ना y2 y1। हाँ, स्लोप ढूंढना हो तो वैसे मिलेगा y2 y1, लेकिन वहां से भी ढूंढोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। फॉर दिस केस आंसर नेगेटिव आएगा। डन? पक्का? ओके, चलो देखो तुम्हें करना हो तो करो, ये पॉइंट को x1 y1 मान लो, ये पॉइंट को मान लिया मैंने x1, y1 और ये पॉइंट को मान लिया मैंने x2, y2। अभी यहां से नीचे उतरोगे तो क्या मिलेगा x1, यहां से नीचे उतरोगे तो क्या मिलेगा x2, यहां से इधर आओगे तो क्या मिलेगा y1 और यहां से इधर आओगे तो क्या मिलेगा y2। अब स्लोप का फॉर्मूला लगाओ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 ये रहा माइनस y1, तो y2 माइनस y1 जो है वो क्या वैल्यू मिली तुम्हें यहाँ पर y2 माइनस y1, तो बड़ा माइनस छोटा, y2 बड़ा है ना तो बड़ा माइनस छोटा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ओके, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो x2 माइनस x1 तो x2 तो कम है, ये 0 है तो उसके आगे 1 और ये
ये हो गया 1 तो नहीं, लेकिन ये 0.1 सपोज मान लो 0.1, ये 0.2, ये 0.4, ये 0.3। तो मतलब तुम अगर x2 माइनस x1 करोगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू तो देखो जीरो के नजदीक है और ये वैल्यू जीरो से बहुत दूर है, मतलब ये वैल्यू एक्चुअल में बड़ी है और ये कम है, मतलब x1 इज इन दिस केस x1 इज ग्रेटर देन x2। लेकिन अगर x1 ग्रेटर देन x2 है लेकिन तुम लिख रहे हो x2 माइनस x1, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये प्लस माइनस, तो 1 अपॉन माइनस क्या होगा? माइनस, इसलिए स्लोप आ गया माइनस। समझ में आया निर्भय? समझ में आया? ओके डन। हाँ, तो ये हमने डिस्कस किया था। और एमसीक्यू कैसे पूछे जाते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो हमने KCl लिया, हमने MgSO4 लिया, तो देखो यहाँ पर हमने डिस्कस किया ही था। NaCl लिया तो 1:1 है, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस, तो एक Na का एक ही प्लस है। फिर CaCl2, मतलब एक Ca का है +2 और एक Cl का है -1। ओके, तो वो हो गया 2:1। और है यहाँ पे MgSO4, तो एक Mg का है +2 और एक SO4 का है -2, तो ये तो इक्वल हो गया, तो ये 2:2। तो फिर जितने भी ये है उन सबके लिए एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। फैन कर दो। जितने भी ये है उनकी एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। मतलब NaCl की जो एक ही वैल्यू है वह A इन द सेंस स्लोप। तो NaCl के लिए जो स्लोप मिल रहा है KCl के लिए भी वही मिलेगा, KBr के लिए वही मिलेगा, Ki के लिए भी वही मिलेगा, NaI के लिए भी वही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब में 1:1 आ रहा है। ओके, CaCl2 के लिए जो एक ही वैल्यू है ये इक्वेशन में, तो फिर CuCl2 के लिए भी वही आएगा, MgCl2 के लिए भी वही, नहीं MgCl2, हाँ MgCl2 के लिए भी वही आएगा। डन? समझ में आ गया? ये तो हमने डिस्कस किया था, ये तो रिवाइज कर रहे हो। डन? ओके, तो ये सब हमने डिस्कस किया था कल, तो हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लिया सो दैट कोई टाइप का कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, तो अभी कॉलरोज भाई पिक्चर में क्यों आया? समझ में आया? यहाँ तक का हमने डिस्कस किया। तो अभी कॉलरोज भाई पिक्चर में इसलिए आए क्योंकि यहाँ ग्राफ से पता चल रहा है कि इसको एक्सटेंड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल रही है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट को ग्राफिकली एक्सटेंड करने से हमें नहीं मिल रही है। उसका सॉल्यूशन दिया कॉलरोज ने। तो क्या दिया सॉल्यूशन? चलो देखते हैं। अच्छा, ये रहा देखो। Colrose examined the molar conductivity values for a number of strong electrolytes and observed certain regularities। मतलब इसने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए भर के, KCl ले लिया, KBr ले लिया, NaCl ले लिया, NaBr ले लिया, NaI ले लिया, Ki ले लिया, सभी के लिए एक्सपेरिमेंट किए, सभी के लिए मोलर कंडक्टिविटी फाइंड की। मोलर कंडक्टिविटी मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सबके लिए फाइंड की। ओके, सबके लिए। और उनके अंदर ऑब्जर्वेशन किया, रीडिंग का ऑब्जर्वेशन किया कि कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है, कुछ मैचिंग पैटर्न दिख रही है, तो दिखी उसको, उसके ऊपर से उसने लॉ बताया। क्या बताया? देखो, he noted that the difference in the molar limiting molar conductivity of the electrolytes, say NaX and Kx for any x is nearly constant। क्या बोल रहे हैं समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, मतलब ओके। सो उसके लिए वो टेम्परेचर पर उसने क्या देखा? उसने देखो ध्यान से, उसने जो देखा वो हमें भी ध्यान से देखना है। ओके, क्या देखा उसने? यहां उसने ले लिया लिमिटिंग। क्या बोल रहे हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किस किस की? सपोज NaX लिया और KX लिया। फॉर NaX मतलब उसने एक्सपेरिमेंट किया NaCl का, उसने एक्सपेरिमेंट किया KCl का। तो NaC अभी जैसे KCl का एक्सपेरिमेंट किया तो KCl के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मिल जाएगी, हाँ या ना? ओके, अरे यार मैं क्या, ये मिल जाएगी वैल्यू। ओके, NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए भी ग्राफ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। वैसे सबके लिए ढूंढा उसने, और फिर क्या ऑब्जर्व किया? देखो यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl माइनस, ये बड़ी है और ये छोटी है, व्हाटएवर, माइनस उसने किया NaCl। तो देखो यहाँ पर Cl कॉमन है,
नेगेटिव आयन जो है मतलब एनायन जो है वो कॉमन है, यहाँ भी Cl यहाँ भी Cl, पॉजिटिव अलग है, इसमें K है और इसमें Na है। इसकी जो वैल्यू आई मतलब ये इसकी वैल्यू कोई आई, इसकी कोई वैल्यू आई, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लिया। ये जो डिफरेंस आया डिट्टो वैसा ही डिफरेंस आ रहा है। कब? यहां पर क्या किया उसने, देखो K था Cl तो Cl की जगह Br रख दिया, Na था Cl की जगह Br रख दिया, तो यहां पर भी देखो Br कॉमन है, यहां पर भी क्या है Br कॉमन। तो इसकी वैल्यू जो आई मतलब चलो मैं एग्जांपल के लिए थोड़ा तुम्हें और इजी कर देता हूं। हाँ वैल्यू से हो गया, रेशियो से सेम हो गया। नहीं वैल्यू पता था, देखो क्या बोल रहा हूँ, मतलब कोलरोस ने क्या बोला लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल गई हमें से KCl के लिए, मान लो 10 आई, ओके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की भी ढूंढ ली, मान लो आ गई 5, डन, ओके। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ से KCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ से NaCl, तो क्या आएगा 5 आएगा, डन। अभी उसने और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, ये Cl चेंज कर दिया, यहां पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली NaBr की, वो कुछ वैल्यू आई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वो 10 आई, वो कुछ वैल्यू आई, सपोज मान लो 20 आई, ओके। एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ से KBr निकाला, ओके NaBr एंड KBr निकाला, सो KBr की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मान लो कितनी आई 40 आई, डन। अब इसका भी डिफरेंस लिया तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KBr माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये कितना लिया था हमने, मैंने तो डबल कर दिया डायरेक्टली, 5 का डिफरेंस आया ना, तो ये कितना आया सपोज 25 आया, ऐसा मान लो, चलो भाई, ओके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr, तो क्या आएगा पहले KBr का 25 माइनस ये 20, तो इसका आंसर भी क्या आया 5। ये ऑब्जर्वेशन से पता चला उसको, तो यहां से सीखने को क्या मिल रहा है कि एक्चुअल में NaCl और KCl में Cl तो कॉमन है, तो मतलब कि ये जो वैल्यू मिली वो किसकी मिली डिफरेंस, K और Na का डिफरेंस मिला। यहां पर ये जो एक्चुअल में डिफरेंस मिल रहा है वो K और Na का है, तो एक बार से पता चल गया। नहीं, दूसरे भी एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि उसने Cl हटा दिया और Br ले लिया, तो यहां पर भी वो चेक कर रहा है, तो NaBr KBr इनका भी डिफरेंस निकाला, अगेन ये जो डिफरेंस मिला था वही डिफरेंस आया, यहाँ भी Br क्या है कॉमन है, तो मतलब ये जो डिफरेंस आया 5, ये डिफरेंस भी किसका है Na और K और Na का है, यहाँ पर भी 5 डिफरेंस किसका है K और Na का है। ये रेगुलरिटीज उसने ऑब्जर्व किया, समझ में आया। इससे पता क्या चला, इससे पता ये चला, तो मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट हो गए। इसने क्या किया था, पॉजिटिव आयन सेम रखे, नेगेटिव आयन को चेंज कर दे। फिर एक दूसरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, तो वो दूसरे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये दूसरे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में यहां पर उसने Cl सेम रखा है, यहां पर वो पॉजिटिव सेम रखेगा, मतलब क्या से NaCl और NaBr ऐसे लाइक दैट। ये क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, डन। ये जो वैल्यू आई वापस वैसी ही वैल्यू आ रही है, कब, जब वापस वो कोई दूसरा ले लेगा तब, मतलब पॉजिटिव आयन देखो यहाँ पे पॉजिटिव तो सेम ही रखे हैं, मतलब नेगेटिव सेम रखे हैं, यहाँ उसने पॉजिटिव सेम रखे, जैसे फिर से पॉजिटिव सेम रखे तो से Na फिर से F माइनस Na, ये Cl और Br के बीच का है, तो यहाँ पर वापस दूसरा, मतलब कहने का मीनिंग समझ गए। यहाँ पर उसने क्या किया, समझ गए ना, अभी एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, तो यहाँ पे उसने क्या किया कि जो Cl है नेगेटिव आयन है वो कॉमन रखा और पॉजिटिव डिफरेंट लिया, और यहाँ पर लिख दूं जो पॉजिटिव आयन है वो डिफरेंट लिया और नेगेटिव आयन सेम रखा, और यहाँ पर पॉजिटिव आयन सेम ले लिया और नेगेटिव आयन डिफरेंट ले लिया। इससे पता क्या चला, इससे पता चला कि जो चीज कॉमन है ना उसका तो वो है ही नहीं,
एक्चुअल में जो डिफरेंस मिल रहा है वो उसी का मिल रहा है जो कॉमन नहीं है। मतलब यहाँ पर सेम क्या है, नेगेटिव, तो मतलब यहाँ जो डिफरेंस मिल रहा है ना वो पॉजिटिव का आयंस का है। यहाँ पर सेम क्या है, पॉजिटिव आयंस, मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस मिल रहा है ना वो नेगेटिव का है, पॉजिटिव तो सेम ही है। नेगेटिव से अरे यहाँ पे पॉजिटिव सेम है ना, ये S मतलब सेम और D मतलब डिफरेंट। डन। तो वो आपने डैश किया होगा। हाँ डैश किया हुआ है, उधर नहीं किया हुआ है, इधर वहां की क्वेश्चन नहीं पूछा तुमने। अरे डैश छोटा है। अच्छा ओके, लेकिन समझ में आ गया। ओके, तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि एक्चुअल में जो कॉमन है उसका वो नहीं है, जो डिफरेंट है उसका ही वो डिफरेंस है, मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस। तो उससे क्या पता चला, उससे उन्होंने ये पता किया कि मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे कि मेरे पास है MgSO4, तो MgSO4 की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी ना वो कैसे मिलेगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg+2 एंड प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 -2, मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की मोलर कंडक्टिविटी का सम करेंगे तभी हमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। ये उनका लॉ है। समझ में आया कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैसे मिलेगी, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ढूंढने के लिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलरली पॉजिटिव आयन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलरली नेगेटिव आयन का सम कर देंगे तो हमें मिल जाएगी। समझ में आ गया, पक्का? ओके, बढ़े आगे। हाँ, तो फिर शायद तुम लोग सोच रहे होंगे सर ये तो कोई और ही बात बता दी कोलरॉस ने, जो क्वेश्चन था वो तो वहीं का वहीं रहा, एसिटिक एसिड का कैसे ढूंढ के लाएंगे। एसिटिक एसिड का तो मिला ही नहीं, वो ग्राफ तो कट ही नहीं हुआ, मोलर कंडक्टिविटी उसकी तो मिली नहीं, वही तो हमारा डाउट था। लेकिन उसका उसने सॉल्यूशन दिया, कैसे, ऐसे मैथ से सॉल्यूशन दिया। कैसे, देखो यहाँ पे अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, बुक में एग्जांपल है ही। तो देखो क्या किया, ये सब कुछ से अभी ये नहीं पढ़े ना, समझ लिया ना हमने एग्जांपल लेके। तो देखो यहाँ पर Cl सेम है, यहाँ पर Br सेम है, यहाँ पे I सेम है, तो सब ये डिफरेंस एक्चुअली किसका है, 23.4 K और Na का, K और Na का, K और Na का। तो K और Na का डिफरेंस कितना है, 23.4 मोलर कंडक्टिविटी। डन, K और Na का। फिर वैसे ही उसने अभी यहाँ पे नेगेटिव आयन सेम रखे थे, अभी पॉजिटिव सेम रख लिए। देखो Na और Na नेगेटिव बदल दिए, Br और Cl। फिर यहाँ पर भी पॉजिटिव सेम रखा, K और K, और यहाँ पे Br और Cl। K और K सेम रखा तो कट हो गया, तो ये डिफरेंस किसका है, Br और Cl का। ये डिफरेंस भी कितना है, Br और Cl का, उसकी वैल्यू भी सेम ही आई 1.8। डन। तो इसके बेस पे उसने बताया, ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशंस ही इनिशिएटेड कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ द आयंस। मतलब कि जो आयन से इलेक्ट्रोलाइट बना है उनकी इंडिपेंडेंट मोलर कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट डिपेंडेंट ऑन द आयंस, नंबर ऑफ आयंस। डन, ओके। सो द लॉ स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द, जो हमने किया ना सम, वो एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। डन, वही जो हमने लिखा इक्वेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी का सम करो तो टोटल इलेक्ट्रोलाइट की मिल जाएगी, उसी को वर्ड में लिखा है। डन, ओके। चलो नाउ thus से NaCl की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, सो Na प्लस एंड Cl माइनस। डन, समझ में आ गया, ओके। चलो आगे, देन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोडियम क्लोराइड, तो ऐसे लिखेंगे फिर Na का और Cl का, दोनों का ऐड कर देंगे। डन, समझ में आ गया, पक्का? श्योर ना? अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस, वो एसिटिक एसिड का क्या सर, ये सब तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl, KCl, KBr, NaBr, Ki, NaI, ये सब तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हुआ, अब करेंगे सॉल्व। ओके, तो देखो क्या हुआ, इन जनरल इफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन गिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस देन इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट सम कर देना है उनका। ओके, सो सम कर देंगे तो क्या मिलेगा,
सपोज दोनों का सम कर दिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन रेस्पेक्टिवली फॉर सम कैटायन एंड एनायन यहाँ पर गिवन है। वापस क्वेश्चन तो वही रहा, कोई बात नहीं, आएगा आंसर। तो ये इंडिविजुअल है, H प्लस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, Na प्लस की, K प्लस की, Ca प्लस 2 की, Mg प्लस 2 की, यहाँ पे एनायन है सारे, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, CH3COO यहां से निकालेंगे। ये आ गया, ये आ गया, इन दोनों का सम कर दो, क्योंकि हमें एसिटिक एसिड की चाहिए थी। तो ये CH3COO माइनस की इंडिविजुअल मिल गई। इंडिविजुअल कैसे मिली सर? वो तो वीक है, CH3COO तो वीक है, लेकिन वो वीक हमने लिया ही नहीं ना, हमने एसिटिक एसिड लिया ही नहीं। हमने सपोज ले लिया सोडियम एसिटेट, याद है 10th में आया था, ये ले लिया हमने। तो ये भाई साहब वीक नहीं है, ये भाई साहब स्ट्रॉन्ग है। तो ये भाई साहब टूट के क्या करेंगे? CH3COO माइनस टूट जाएंगे और ये Na+ ऐसे टूट जाएगा। जैसे कि पहले KCl में 10 लिए थे, तो सारे के सारे 10K+ और 10Cl- बने। वैसे ही अगर यहाँ पर हमने 10 मॉलिक्यूल्स ले लिए CH3COO Na के, तो 10 में से 10 CH3COO- और 10 में से 10 Na+ बन जाएंगे। क्योंकि H के साथ जब उसका कॉम्बिनेशन हो तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसके साथ वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दैट इज द डिफरेंस। ओके, डन, पक्का। तो अब क्या हुआ? तो बस अब तो कुछ नहीं, ये मेरा एसीटेट आयन है, इसका ये इकट्ठा करो, और ये मेरा H+ है, इसका ये इकट्ठा करो, दोनों का सम करो, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द CH3COOH मिल जाएगा। डन। नहीं कुछ याद नहीं करना, वो मैं बताऊंगा क्या याद करना। समझ में आ गया? ओके, डन। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अब तो मुझे वीक की बोले या स्ट्रॉन्ग की बोले, हम तो पता कर लेंगे। डन। क्यों पता करेंगे? अगर मुझे वापस वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला, CH3COOH ही है, तो अब कैसे ढूंढे? CH3COO- का तो होगा ना? हाँ है। अच्छा, H+ का अलग से होगा ना? हाँ है। बस दोनों का सम कर दो, तो टोटल CH3COOH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, खत्म। डन। ओके, दैट्स इट। टेबल याद नहीं करना है। ओके, पक्का समझ में आ गया? ओके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट पे चलो, ये सब हमने समझ लिया है। अब थोड़ा भगाएंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे, भगाएंगे इन द सेंस, क्योंकि हमने समझ ही लिया है। ओके, चलो। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिटिक एसिड हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है at higher concentration, and hence for such electrolytes the change in the molar conductivity with the dilution is due to the increase in the degree of dissociation and consequently the number of ions in the total volume of the solution that contains 1 mole of electrolyte। मतलब कि जो हम समझे थे 1 मोल जब ले लिया ना मोलर कंडक्ट, 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे वो वैसे 2 प्रोड्यूस होंगे। ओके, क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वही चीज बता रहे हैं। In such case, molar conductivity increases steeply, जो हमारा ग्राफ था, एकदम अचानक से बढ़ जाएगी। क्यों? आयंस बढ़ गए ना उसके अंदर, इसीलिए बढ़ जाएंगे। डन। ओके, अच्छा चलो, हाँ, स्पेशली नियर लो कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है। देयरफॉर लैम्बडा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू 0 कॉन्सेंट्रेशन। ये एक्सट्रापोलेशन मतलब वो जो हम कनेक्ट करके y एक्सिस पे कट करवा रहे थे ना, इंटरसेप्शन जिसे बोलते हैं मैथ्स की टर्मिनोलॉजी, इंटरसेप्ट करना। तो y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट मिलेगा, तो ये प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? ऐसे एक्सटेंड करके ले जाए y पर, एक्सटेंड करके ले जाए x पर, ये प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। तो बोल रहे हैं कि जैसे KCl में एक्सट्रापोलेशन करके हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल रही थी, वैसे ही अब वो जो हम इतनी देर से कल और आज समझे ना, वो अभी आ रहा है बुक में, तो जो हमने समझ लिया है। ओके, कि एक्सट्रापोलेशन करके एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी नहीं, फिर हम कोलरोस यूज करेंगे। अच्छा, सो 0 concentration कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। यस, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन electrolyte dissociate completely, but at such low concentration the conductivity of the solution is so low that it cannot be measured accurately. Therefore, limiting molar conductivity for weak electrolytes is obtained by using Colros law of independent migration of the ions, जिसका पूरा का पूरा एग्जाम्पल ही दे दिया गया है। ओके, तो वो एग्जाम्पल से ही हम समझ लेंगे। एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन C से, बस यहाँ पर आई थिंक सो खत्म हो गया। यस, यहाँ तक खत्म हो गया।
मतलब एक टॉपिक खत्म हुआ, समझ में आ गया। हमारा टॉपिक वही चल रहा है, वेरिएशन ऑफ द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले स्टार्ट किया हमने रिवीजन से कि भाई कॉन्सेंट्रेशन कम होने से कंडक्टिविटी कम हो जाती है और कॉन्सेंट्रेशन कम होने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके डन। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो मिल रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं मिल रही है। फिर हमने बात की कोलरोस की। तो कोलरोस लॉ के अकॉर्डिंगली किसी की भी अगर मोलर कंडक्टिविटी ढूंढनी हो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो उनके इंडिविजुअल आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल ही है। डन। ओके, वो इंडिविजुअल उनके मोलर उनके इंडिविजुअल आयन की मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल ही है। डन। ओके, ये हमने देख लिया। लेकिन अभी वो क्वेश्चन वही है कि वो तो मोलर कंडक्टिविटी हो नहीं रही है, तो उसका सॉल्यूशन हमें मिला, क्या मिला कि अगर हमने इंडिविजुअल ढूंढ लिया तो इंडिविजुअल का सम कर दो, कोलरोस से ही मिल गया। सो CH3COO माइनस की मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड एज वेल एज H प्लस की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। दोनों का ऐड कर देंगे तो हमें CH3COO माइनस CH3COOH एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। ये हमने डिस्कस कर लिया, पक्का समझ में आ गया। यहां से थोड़ा फेस चेंज हो रहा है टॉपिक, दैट्स वाई वही टॉपिक में थोड़ा चेंज हो रहा है। यहां तक का समझ गए? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहाँ गए हम यहाँ हैं। ओके, नाउ अब आगे नया आया, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C alpha is the degree of dissociation, then it can be approximated to the ratio of molar conductivity lambda m at the concentration C to the limiting molar conductivity lambda 0 m. Thus we have alpha, that is alpha is what? Degree of dissociation. ये इक्विलिब्रियम में समझे थे हम, याद हो तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं तो अच्छे से याद आ जाए पूरा का पूरा। इसको ही हम छोटा करके फिर इसमें ही लिख देते हैं। ओके, सो देखो क्या है, सपोज हमारे पास है ए में से डायरेक्टली हमारे पास बन रहा है बी। डन। ए में से हमारे पास बन रहा है बी। ए बी से मजा नहीं आएगा, KCl और वही ले लेते हैं। तो हमारे पास है से KCl और उसमें से क्या बन रहा है K प्लस एंड Cl माइनस। डन। ओके, और हमारे पास है यही चीज CH3COOH। उससे क्या बनेगा? उससे भी बनेगा ये CH3COO माइनस प्लस H प्लस, लेकिन ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा क्योंकि इसका डिसोसिएशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और इसका डिसोसिएशन ज्यादा है, फुल हो रहा है। ओके, मतलब अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करते थे कि हम ऐसे डिफाइन करते थे कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऐसे न्यूमेरिकल में करते थे ना, इनिशियल एंड एट इक्विलिब्रियम। तो इनिशियल पे अगर ये C है तो ये था 0 और 0, क्योंकि प्रोडक्ट तो पहले होगी ही नहीं। फिर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? तो C में से अगर मैंने एक में से अल्फा निकाला तो C में से C अल्फा निकाल दिया, तो एक में से अल्फा निकाला तो वो अल्फा होता है, तो C में से अल्फा निकालूंगा तो वो C अल्फा हो जाएगा। सो ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा, जितना निकलेगा उतना ही बनेगा। ओके, तो यहाँ पे बन गए C अल्फा एंड C अल्फा। डन। तो इसके लिए भी सेम लिख सकते हैं, इसके लिए भी सेम लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब ये यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सपोज K A और से K दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा अपॉन इनटू C अल्फा, दोनों का डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। डन। ओके, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा C अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से C कॉमन निकालो तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। डन। ये होगा C स्क्वायर और वो C स्क्वायर ये एक C से कट हो जाएगा तो बाकी रहा एक C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा। ये है हमारा K। ये जो अल्फा है यही है डिसोसिएशन,
ये अल्फा है, यही क्या है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको भी हम गिनते थे, कैसे गिनते थे, चलो एकदम इजी वे में बता दूं तो सपोज हमने ले लिए KCl के कितने पार्टिकल्स ले लिए 100, कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए 100 KCl। अभी इसमें से कितने बनेंगे भाई, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा बन जाएगा, तो हमारा क्या बना 100 में से 100 + 100 ऐसा बन गया। ये किसके लिए लिख रहा है, KCl के लिए। हाँ, ये KCl के लिए ऐसा होगा, 100 लिया था और फिर इक्विलिब्रियम रीच हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम तो इसमें आएगा ही नहीं, डिसोसिएशन पूरा हो जाएगा, ये 100 गायब हो जाएंगे और ये दोनों 100 मिल जाएंगे, मतलब क्या मिलेगा 100 K+ और 100 Cl-। डन। इसके लिए अगर हम डिसोसिएशन निकाले, अच्छा ठीक है, तो भाई लिए कितने थे 100 लिए थे, वो नीचे आएंगे, बने कितने 100, परसेंटेज निकालो मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसिल, तो डिसोसिएशन कितना हो गया 100%, सब कुछ खत्म। डन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%। ओके, मतलब डिसोसिएशन कितना हुआ परसेंटेज में 100%। वही इसके लिए क्या होगा, वही इसके लिए अगर सेम एग्जांपल ले, हमने इसके भी 100 ले लिए, लेकिन बने कितने 10 बने, बाकी नहीं बनेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना ये, सो इक्विलिब्रियम रीच हो, 10 बने और इक्विलिब्रियम रीच हो गया, खत्म बात। तो ये 10 बने और ये भी कितने बने 10। ये किसके लिए है CH3COOH। इसके लिए अल्फा निकाले तो क्या होगा, इसके लिए अल्फा निकालेंगे तो भाई कितने लिए थे 100, कितने बने 10, परसेंटेज निकालो मल्टीप्लाई बाय 100, ये गया कितना परसेंट हुआ 10%। तो इसका डिसोसिएशन कितना हुआ ओनली 10%, क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट था। इसका डिसोसिएशन कितना हुआ 100%, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। ये जो परसेंटेज निकाल रहे हैं यही अल्फा है, अभी जो हमारा अल्फा अल्फा बोल रहे हैं ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो यही है क्या हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा। समझ में आ गया। तो ऐसे हम इक्विलिब्रियम में डिसोसिएशन कांस्टेंट तो निकालते ही थे, लेकिन अभी ये कॉन्सेंट्रेशन टर्मिनोलॉजी में डिसोसिएशन बोल रहे हैं। इतना समझ में आ गया, फिर कॉन्सेंट्रेशन पे आते हैं। ये तो समझ में क्या, ये तो रिवीजन था। डन। ओके, तो ये है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट। डन। ओके, अब यहाँ पर नया चीज क्या लेके आ गए, नया चीज ये लोग कुछ नहीं, अभी यार इसको रहने दो यहाँ, अच्छा चलो ले लेते हैं। नया चीज सिर्फ ये लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं कि अगर मैं C कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है C कॉन्सेंट्रेशन है, वो C कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालो तो वो क्या आएगी मोलर कंडक्टिविटी, कुछ भी आएगी C कॉन्सेंट्रेशन पे। अब मैं C कॉन्सेंट्रेशन नहीं 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया 1 मोलर, तो ये चेंज कॉन्सेंट्रेशन जो कर दिया मैंने मोलर, तब क्या आएगा, तो भाई कंडक्टिविटी आएगी मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल, सिंपली C कॉन्सेंट्रेशन मतलब एनी आर्बिट्रेरी कॉन्सेंट्रेशन ले लिया हमने 2.3 मोलर, अच्छा ठीक है, उस पे हमारी कोई वैल्यू आएगी ना मोलर कंडक्टिविटी, अच्छा ठीक है। अब मैंने एग्जैक्टली 1 मोलर सॉल्यूशन लिया, तो एग्जैक्टली 1 मोलर सॉल्यूशन लिया तो वो तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी उसमें, क्योंकि उसमें तो आगे कुछ होगा नहीं। तो इसका भी रेशियो जो होगा ना वो भी डिसोसिएशन ही देगा, मतलब क्या, ये रहा देखो, that is alpha is equals to मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट अभी जो हमने निकाला था, जिसकी वैल्यू क्या थी, एक तो अल्फा स्क्वायर आया था, फिर कट क्या हो गया था, एक अल्फा कट हो गया था ना, C अल्फा स्क्वायर, यस C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, हाँ मतलब आंसर क्या था वो बोलो, C अल्फा था इंटू C अल्फा था अपॉन यहाँ पर क्या था C माइनस C अल्फा, ऐसा था ना, तो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो आंसर था हमारा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये था ना। तो ये जो आया है ना हमारा, ये तो किसका है भाई, ये इसका फॉर्मूला नहीं है, हाँ ये अलग करो, नहीं तो तुम लोगों कंबाइन मत कर देना। ये अल्फा के लिए लिखा है, ये किसके लिए लिखा है, K के लिए लिखा है हमने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ये मिल रहा था,
और ये अल्फा कैसे निकाला? अभी हमने निकाला वो 100% और वो अल्फा। भाई लिया कितना था? 100 और मिला कितना? तो मैं 100 लिया था, मतलब लिया कितना था? अगर अल्फा का इसका फॉर्मूला ही लिखना हो, लिया कितना था? C, उसमें से बना कितना? C अल्फा इंटू 100%। तो देखो ना, CC कट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा आ गया ना। डन। अभी जो हमने गिना KCl में 100% डिसोसिएशन, CH3COOH में 10%, तो ऐसे ही तो गिना। लिया कितना? वो नीचे, बना कितना? वो ऊपर। हमेशा हमेशा ऑलवेज ऐसे ही फाइंड करते हैं, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट बना कितना? इतना। लिया कितना था इनपुट में? इतना इंटू 100। तो ये जो हम निकाल रहे थे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम, वो यहां से भी निकल सकता है। कैसे? मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डन। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि हमें, अगर हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है, हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, तो हमें अल्फा मिल जाएगा। और उससे क्या फायदा होगा? अगर अल्फा मिल गया तो हमारा के मिल जाएगा। डन। अब के का फॉर्मूला इस फॉर्म में चाहिए तो कोई बात नहीं, ये वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू यहां पुट कर दो। के का फॉर्मूला देखो यहां पे ही पुट कर देते हैं। सी अल्फा का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डन। अल्फा का स्क्वायर कर दिया। नीचे नीचे 1 माइनस अल्फा, अल्फा मतलब डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एलसीएम ले लेंगे, तो C मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ से कैंसल्ड हो जाएगी, तो बचा क्या? C मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी। आ गया फॉर्मूला? समझ में आया? तो क्या किया हमने? सिर्फ ये जो हमारा के का फॉर्मूला था, उसमें अल्फा की जो अभी डेफिनेशन हमने निकाली, दैट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो वैल्यू सिर्फ यहाँ पे पुट कर दी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारा के का फॉर्मूला डायरेक्टली मिल गया। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज इक्वल्स टू के। मतलब अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, तो हमें अल्फा पता करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करके के मिल जाएगा। डन। ओके, पक्का ना? हाँ, चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बट वी नो दैट, बस ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। डन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ द कोलरोस लॉ, यही एप्लीकेशन है तुम्हारा, एक ए मिल गया। ओके, यूजिंग द कोलरोस लॉ, और वो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल गई। ये भाई साहब ने दिमाग नहीं दौड़ाया होता तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी मिलता ही नहीं। ये भाई साहब ने दिमाग दौड़ाया, एनालिसिस किया, एक्सपेरिमेंट किए और फिर लॉ निकाला कि भाई इंडिविजुअल मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम कर दो तो इलेक्ट्रोलाइट का ही मिल जाएगा डायरेक्टली। ओके, तो यही मेन उसका इनपुट है और से इन्वेंशन है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाए। यूजिंग कोलरोस लॉ द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ द आयंस, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट from the limiting molar conductivity of the ions. Moreover, for weak electrolytes like acetic acid, it is possible to determine the value of its dissociation constant. ऐसे लोगों के लिए, मतलब ऐसे weak electrolyte के लिए dissociation constant alpha constant once we know molar limiting molar conductivity and limiting molar conductivity at a given concentration C. मतलब कि weak electrolyte है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो उसके लिए ही फाइंड करेंगे ना। स्ट्रॉन्ग के लिए तो सब कुछ ही निकल जा रहा है, तो रिवर्स केस ही नहीं है, सिर्फ फॉरवर्ड ही है स्ट्रॉन्ग के लिए तो। लेकिन वीक के लिए फॉरवर्ड रिवर्स दोनों है, मतलब इक्विलिब्रियम रीच होगा, इक्विलिब्रियम रीच होगा मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम निकाल सकते हैं बाय नोइंग द मोलर कंडक्टिविटी एंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू। डन। यही उसकी एप्लीकेशन है, सिंपल है, समझ में आ गया? पक्का? ये पूरा हमारा खत्म हुआ या है अभी? हो गया ना? ओके, तो ये पूरा हमारा था टॉपिक वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी
एंड द मोलर कंडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन। एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्या देखा हमने कि भाई कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम होने से कंडक्टिविटी तो कम हो रही है लेकिन एट द सेम टाइम वॉल्यूम और द एरिया बहुत ज्यादा बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दैट, दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, फिर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस लिया और हमने ग्राफ ड्रॉ किया। तो ग्राफ जब ड्रॉ किया उसमें पता चला कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ग्राफ मिल रहा है, जो हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है लीनियरली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इज नॉट वेरी लीनियरली, इट इज स्टीपली इंक्रीजिंग। ओके, कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और स्टीपली इंक्रीज हो रही है इन द केस ऑफ weak electrolyte, but in the case of weak electrolyte we are not getting the limiting molar conductivity, we are getting limiting molar conductivity for the strong electrolyte। अच्छा, तो अब क्या करें? तो अब और फिर हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो मिल गया। अच्छा ठीक है, तो फिर उसमें हमने इक्वेशन निकाला y इज इक्वल टू mx प्लस c से, उसको कंपेयर किया। y एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी, x एक्सिस पे स्क्वायर रूट ऑफ c, ठीक है, और कांस्टेंट वहां जो मिलेगा वो y एक्सिस पे, तो वहां हमें मिला लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो वो वहां लिख दिया। m की जगह स्लोप लिखना है, स्लोप हमारा ऐसे उल्टा है मतलब माइनस से मिला, ये पूरा का पूरा हमने लिख दिया। अच्छा, लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग के लिए है और स्ट्रॉन्ग के लिए हमने वो भी देखा कि सबके लिए एक ही वैल्यू सेम होगी। किसके लिए? जिसका 1:1, 2:1, 2:2 वैसे, मतलब एक आयन के कितने हैं वैसे, वो हमने डिस्कस किया, आज रिवीजन भी किया। तो फिर वो सब कुछ स्ट्रॉन्ग के लिए था। फिर वीक के लिए आए तो वीक के लिए वही क्वेश्चन कि ये तो हो रहा नहीं है, तो फिर कॉलरॉस भाई आए और एक्सपेरिमेंट किया तो क्या किया? पहले सपोज नेगेटिव आयन सेम रखे और पॉजिटिव को डिफरेंट कर दिया, फिर जो वैल्यू मिली वो ऑब्जर्व की, फिर नेगेटिव को डिफरेंट किया, पॉजिटिव को सेम रखा, फिर जो वैल्यू मिली उसको ऑब्जर्व किया। तो इससे पता चला कि भाई जो कॉमन है उसका नहीं है, जो डिफरेंट है उसी की है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इससे पता चला कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर निकालनी है सो इट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। तो अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसको तोड़ देंगे, H+ का हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी और CH3COO- का एसीटेट आयन का भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें मिल जाएगी। तो कॉलरॉस के अकॉर्डिंगली दोनों का सम कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट भी मिल जाएगी, जो ग्राफ से मिलती नहीं थी। ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद पिक्चर में आया क्या? अल्फा। ओके, तो अल्फा इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वो हमने निकाला हुआ ही था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वो मिलेगा ही नहीं क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मिलेगा वो, क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा डिसोसिएशन होता नहीं है और इक्विलिब्रियम रीच होता है। अच्छा, तो अब हुआ क्या? मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम बोले कि डिसोसिएशन कांस्टेंट मिलेगा मतलब 100% डिसोसिएशन हो रहा है, 100% जितना लिया वो सारा का सारा आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग के लिए। वीक के लिए कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसके लिए हमने अभी अल्फा निकाला था, तो स्ट्रॉन्ग के लिए 100% आया और वीक के लिए कितना आया? 10%। ओके, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये अल्फा निकालते कैसे और के रिवाइज किया इक्विलिब्रियम क्लास 11, तो ले लिया हमने KCl और से C ले लिया, C में से C अल्फा निकला तो बना भी कितना? C अल्फा, इसलिए Ka का फॉर्मूला निकाला, Ka का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ सब कुछ है, तुम लोग देख लेना। तो Ka का फॉर्मूला हमने निकाला, ये रहा। ओके, उसमें सिंप्लीफिकेशन कर दिया। तो अब हम बोले कि अगर हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट हो तो हमें K मिल जाएगा, लेकिन डिसोसिएशन कांस्टेंट का निकालने का एक और तरीका है। कौन सा तरीका? इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू दी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो वो वैल्यू अगर यहां पुट कर दे तो हमें डायरेक्टली ही वैल्यू मिल जाएगी, किसकी? K की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब सिर्फ हमारे पास क्या होना चाहिए? मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होनी चाहिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होनी चाहिए और C की वैल्यू होनी चाहिए। ओके, वो वैल्यू है हमारे पास तो तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा K। भले ही हमारे पास अल्फा नहीं है, हमें डायरेक्टली K मिल जाएगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और फिर लास्ट में हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ द कॉलरॉस। डन? पक्का समझ में आ गया? क्लियर हो गया?
अभी उसको अच्छे से पढ़ लेना, ओके? नहीं तो थोड़े टाइम बाद पढ़ोगे तो वापस कंफ्यूजिंग लगेगा। थोड़े टाइम बाद, 1 वीक बाद, 2 वीक बाद, या फिर हमारा टेस्ट हो तब पढ़ोगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। वैसा टॉपिक है, चैप्टर भले पढ़ो ना पढ़ो, ये टॉपिक पढ़ लेना। डन? ओके?